हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग एनटीएसी का स्टेज 1920 का सेट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें साइंस 40 मार्क्स की आती है। सबसे पहला पार्ट भी साइंस के ये तो आज हम लोग फिज़िक्स सॉल्व करने वाले हैं। फिज़िक्स जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ना केवल सिर्फ क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन, साथ ही इसके आगे के, ऊपर के, नीचे के, दाएं बाएं सारे ही मतलब कॉन्सेप्ट हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, पहले वो समझ लेते हैं। आपको पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो उस पर एक्सेलरेशन लगता है, जिस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू होती है 9.8 अगर अप्रॉक्स हम देखें तो ये हमको बताना है लीस्ट होती है इक्वेटर पे, लीस्ट होती है पोल पर, या फिर सेम होती है दोनों जगह, या फिर इंक्रीज होती है पोल से इक्वेटर की ओर। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा ये अर्थ हमारा होता है, यहाँ से एक जो लाइन पास होती है इसे इक्वेटर बोलते हैं, और ये दोनों हमारे पोल होते हैं। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो हमारी लीस्ट होती है इक्वेटर पे, मतलब इस इक्वेटर पे सबसे कम हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। और अगर हम पोल पर बात करें तो पोल पर हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हमारी जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, लीस्ट ऑन इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है इसका मतलब ये रोड है, मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है, तो हमको बताना है कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि ऊपर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है या तो वो डिस्टेंस के बराबर होता है या इससे छोटा ही होता है, मतलब ऊपर वाली जो वैल्यू है वो इसके बराबर मिलना है या इससे छोटी ही मिलना है। तो हमारा जो ये रेशियो होगा, ये ओवरऑल रेशियो क्या होगा, तो डेफिनेटली या तो ये रेशियो हमारा 1 होगा या 1 से क्या होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो सिंपल सा ऑप्शन कौन सा में हमारा मैच हो रहा है, डी वाला, इक्वल्स टू और लेस देन 1। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट, तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का जो रेशियो है वो हमेशा किसके, या तो इक्वल्स टू 1 होता है या फिर लेस देन 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन। अब देखो लॉज ऑफ मोशन अगर नाम आया तो पहले अपन समझ लेते हैं। 3 लॉज ऑफ मोशन होते हैं। पहला वाला लॉ हमारा इनर्शिया का होता है, दूसरा मोमेंटम का होता है, और तीसरा क्या होता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे हम लोग जब चलते हैं तो चलते टाइम जो हमारे पैर होते हैं वो क्या होते हैं, पीछे फोर्स लगाते तभी हम आगे मूव कर पाते हैं। तो ये क्या होता है, हमको ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑलवेज एक्ट ऑन अ सेम बॉडी, क्या एक ही बॉडी पर एक्ट होता है, तो ये तो जम नहीं रहा है। ऑलवेज एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, हाँ ये वाला हो सकता है, बट अभी अपन चेक करेंगे बाकी के 2 ऑप्शन भी। हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यार मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट अपोजिट डायरेक्शन होता है, तो हम ही बोलते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब डायरेक्शन तो अपोजिट होना चाहिए, तो इसका मतलब ए वाला और सी वाला तो नहीं होगा। एक्ट ऑन अ वन बॉडी एट अ नॉर्मल टू ईच अदर। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नॉर्मल ही हो, इसका मतलब सिर्फ बी वाला ऑप्शन ही एक ऐसा है जो कि मैच कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यही हमारा करेक्ट है। सिंपल सा याद रखिएगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए फोर्थ वाला देखिए, एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन अगर आपको नहीं पता है तो आप इसकी यूनिट नहीं बता पाएंगे, तो पहले रिटार्डेशन को समझते हैं। अब रिटार्डेशन मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब कि वेलोसिटी में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और इसकी भी यूनिट होती है पर सेकेंड। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, ये आप लोगों ने डायरेक्ट याद ही करी होगी, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हमारा रिटार्डेशन जो है वो भी एक्सेलरेशन ही होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं, तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट दिख रहा है, बहुत ही सिंपल था ये भी।
अब देखो क्या दिया है, डैश इज लोकेटेड बिहाइंड अ कॉन्केव मिरर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। कॉन्वेक्स मिरर हमारा क्या होता है, देखो ये तो हमारा कॉन्केव मिरर होता है जो इस तरीके से बनता है, ये हमारा कॉन्केव मिरर होता है, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो जैसा कि आपको पता है ये कर्व्ड इस साइड है तो इसकी जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सब इस तरफ होता है, तो क्या रे हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, बिहाइंड द मिरर होती है, नहीं होती है। क्या ऑब्जेक्ट हमारा बिहाइंड द मिरर होता है, नहीं होता है। क्या रियल इमेज बनाता है, ये बिल्कुल नहीं बनाता है। इसका मतलब हमारा सिंपल सा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फोकल पॉइंट, ये हमारा कॉन्केव मिरर है और जो फोकल पॉइंट होता है या हम इसको बोलते हैं फोकस, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लोकेट होता है जो कि बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ लाइट रे पासेस थ्रू द प्रिज्म द कलर विच डेविएट लीस्ट। अब आप लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास में लाइट चैप्टर में, जब भी वाइट लाइट किसी प्रिज्म में से पास होती है तो वो क्या होता है, 7 कलर में इस तरीके से टूट जाती है। और इस 7 कलर का हम नाम कैसे याद करते हैं, नीचे से, नीचे विबग्योर करके हम नाम याद करते हैं, VIB और इसे GYOR, विबग्योर। सबसे नीचे वाला वॉयलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये आपको पता ही है। तो जो लीस्ट डेविएट हुई मतलब कम डेविएट हुई, मतलब ये आई, ये डेविएशन कम हुआ, सबसे कम किस में होता है, जो सबसे ऊपर होगी, और सबसे ऊपर हमारी रेड लाइट होती है। इसका मतलब लीस्ट डेविएशन जो है रेड लाइट का होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सा रेड लाइट। एक और बार समझ लीजिए, जब भी लाइट रे प्रिज्म में से पास होती है तो वो 7 कलर में टूट जाती है, तो जो सबसे कम डेविएशन देगी वो सबसे ऊपर दिखेगी। और हमको एक वर्ड याद है हमारा, जो नीचे से अगर हम लिखना चालू करें तो हमारा विबग्योर करके हम नाम याद करते हैं, सारे ही हमारे कलर यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। सबसे ऊपर हमारा रेड कलर होता है, इसीलिए जो लीस्ट डेविएशन देता है वो कौन सा होता है, रेड कलर। अब देखो सेवंथ वाला, टू चार्ज बॉडी हैविंग इक्वल पोटेंशियल। दो चार्ज बॉडी हैं, चार्ज बॉडी इन द सेंस मतलब हम स्फेयर ले लेते हैं, दो स्फेयर हैं जिन पर क्या है, पोटेंशियल बिल्कुल सेम है। हमने इनको कनेक्ट कर दिया वायर से, तो वायर से कनेक्ट करने पर क्या होगा, देखो दोनों का पोटेंशियल सेम है, दोनों में इक्वल पोटेंशियल है, तो क्या करंट फ्लो होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर दो टंकी हैं, दोनों टंकियों में बिल्कुल बराबर लेवल पर पानी भरा है, अगर अपन इनके बीच में पाइप जोड़ भी दें तो क्या वाटर का फ्लो इधर से इधर या इधर से इधर हो पाएगा, वाटर का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि दोनों में जो क्या है, पोटेंशियल सेम है। इस वजह से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब भी दो चार्ज बॉडी हमारी मतलब जिनका पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे बिल्कुल बोल रखा है इक्वल पोटेंशियल है, कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करंट फ्लो नहीं होगा। तो क्या लें, करंट विल फ्लो, ये रेजिस्टेंस ये भी हमारा गलत है, करंट विल फ्लो ये भी गलत है, कांट से ऐसा भी हम नहीं बोल सकते कि हम बता ही नहीं सकते। सिंपल सा इसका आंसर होगा करंट विल नॉट फ्लो, सिंपल सा यह आंसर हो गया हमारा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरेलल वायर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लो एक वायर ये है हमारा, एक और वायर ये है, इसमें करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, इसमें करंट नीचे फ्लो हो रहा है। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हमारे दो वायर ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होगा तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये इसको इधर धकाएगा, ये इसको इधर धकाएगा, सिंपल सा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। इधर ये वाला नहीं, गलत, ये तो अट्रैक्ट का सिंबल होता है। ये वाला इसको इधर धकाएगा, ये वाला इसको इस तरफ धकाएगा, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वहीं अगर ये बात हो रही होती कि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में दिया है इसलिए रिपेल करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा, रिपेल ईच अदर। चलिए, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज। सोलेनॉइड क्या होता है, एक हमारा इंसुलेटर होता है, या हम इसको बोल सकते हैं कुछ भी, हम रोड ले सकते हैं जिसके ऊपर हमने क्या करा है, कॉपर वायर को इस तरीके से लपेट दिया है। कॉपर वायर को हमने इस पर लपेट दिया, कॉपर वायर कैसा, इंसुलेटेड है, तो ये क्या होता है, ये पूरा एक मैग्नेट की तरह काम करता है जिसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। तो सोलेनॉइड हमारा क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। तो ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, इसका मुझे आप कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं तो मैं आपको आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ही दे दूँगा। चलिए देखिए, एज यूजुअल मैग्नेटिक वाले चैप्टर से एक और क्वेश्चन आ गया है, इनसाइड अ मैग्नेटिक लाइन या इनसाइड अ मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्स मूव फ्रॉम।
इनसाइड मतलब कि मैग्नेट के अंदर, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। अगर हम देखो बाहर देखें तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कहाँ से कहाँ जाती हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं। देखो इस तरीके से नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं। लेकिन इनसाइड क्या होता है, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। तो देखो इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्सेस मूव फ्रॉम, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ। जब तो हम बोलते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसा कर्व बनाती हैं, वो क्लोज कर्व बनाती हैं। वहीं अगर अपन चार्ज की बात करें कि एक ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, वैसे तो हमारे जो चार्ज है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, हमारे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये अगर हम इसको एक अंदर पैक कर दें तब भी ये क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही मूव करेंगे। ये हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वो हमारा ओपन कर्व बनाते हैं। लेकिन अगर हम मैग्नेट की बात करें तो ये बाहर साइड तो हमारा नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, लेकिन इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जो है यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला कौन सा होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकेंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड जो होता है टेम्परेचर, और फोर्थ मटेरियल। तो देखो आपको पता है, मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, लेंथ से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इससे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा एरिया बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस कम होता जाता है। टेम्परेचर से भी, टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, और मटेरियल पर भी ये डिपेंड करता है। मतलब अगर कॉपर का वायर लें और एक सिल्वर का वायर लें तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, अगर हम बाकी सारी चीज़ें सेम रखें तब भी। इसीलिए हमको क्या चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब किसके बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी बढ़े, सिंपल। तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जितनी ज़्यादा हम उसकी लेंथ बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा लेंथ। 12th वाला एग्जाम्पल देखिए, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। जो लाइट है, वैसे तो हमारी लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये तो हमारी वैक्यूम में होती है, लेकिन वैक्यूम के बाद जो हमारी लाइट है वो सबसे फास्ट कहाँ ट्रेवल करती है, एयर में। डायमंड, ग्लास, वाटर, इन सब में भी बहुत ही फास्ट रहती है, बट इनके कंपैरिजन में इसमें लाइट की जो स्पीड होती है एयर में वो भी अप्रॉक्सीमेट यही होती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही सिंपल सा था। एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन। अब देखो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में एक्ट करता है ये पता करने के लिए देखो बहुत से लोगों का आंसर यहाँ पे हो सकता है डिस्प्लेसमेंट हो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी तो होगा नहीं, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम होता है हमारा एक्सेलरेशन। मैक्सिमम लोगों का हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, बट मैं अगर आप लोगों को बताऊं कई बार ऐसा भी होता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर हो रहा हो लेकिन जो हमारा एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होता है इसके तरफ होने के बाद भी। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा फोर्थ चैप्टर में, फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे जो ये फोर्स की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारा किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जिस डायरेक्शन में हमारा नेट फोर्स होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। या इसको हम एफ एम जो हमारा फोर्स इज इक्वल्स टू ए में आता है, ये कहाँ से आता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है हमारा फोर्स देता है। तो वो सब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बहुत सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा नेट फोर्स। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो में यार। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मैथ की वीडियोस तो बना चुके हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट बहुत ही आसान रहता है, आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को आई बटन पर भी वीडियो दिख जाएगी, अभी आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन पर भी वीडियोस दिख रही होंगी, तो आप लोग उनको भी क्लिक करिए, देखिए। और भी बहुत सारी वीडियोस हम लोग बनाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और जो कुछ भी आपकी क्वायरीज हो, आपको वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।